आप सभी का स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप इस तरफ देखेंगे, डायबिटीज टू डॉग बाइट, दोनों में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन दोनों में एक ही बात कॉमन है, दोनों बी से स्टार्ट होते हैं। यानी कि आजकल के जो हमारा जीवन है, जिसमें जो जो चैलेंजेस आएंगे, किसी को डायबिटीज की चैलेंज हो सकती है, किसी को पेट काटने की चैलेंज हो सकती है, किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को किडनी डिजीज हो सकती है। तो इस तरह की बीमारियों में, इस तरह के चैलेंजेस में हमें क्या करना चाहिए, सच क्या है और जो मिथ है जो फैलाया गया भ्रम को क्या है, इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मीडिया का मैं स्वागत करता हूँ। मीडिया मतलब यहाँ मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया, दो तरह की मीडिया हमारे देश में, सोशल मीडिया एक प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा तो आजकल बहुत व्यस्त है, दो तरह का युद्ध चल रहा है। एक बॉर्डर पे जो तनाव चल रहा है वो चल रहा है, और एक युद्ध प्रोपेगेंडा मीडिया के चैनल पे चल रहा है। और प्रोपेगेंडा मीडिया के चैनल देखेंगे तो युद्ध काफी आगे तक बढ़ गया है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि वो चैनल बंद कीजिए और ये देखिए जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज 10 मई 2025, याद करते हैं एक बार, 10 मई 1857, जब पहली क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ भारत में छिड़ी थी। ये शुरू किया था वो मेरठ में। और 10 मई आज के दिन, आज से 20 साल पहले मेरी शादी भी हुई थी, वो भी मेरठ में। तो खैर 20 साल पूरे हो गए। तो नॉर्मली लोग अपने 20वें 25वें एनिवर्सरी में सोचते हैं कि भाई इस दिन को यादगार बनाया जाए। तो यादगार बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। तो मेरा तरीका यह है कि आप सबसे जुड़ के कुछ ऐसी बातें बता के जिससे आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, कुछ इंप्रूवमेंट आए, इस तरफ अगर हम कुछ कर पाए तो मुझे लगता है आज का दिन यादगार होगा। आप सब इस वक्त हमारे हेड ऑफिस के स्टूडियो में हैं और मेरी धर्मपत्नी भी यही है और मीडिया नाम है उसका, और ऑपरेशंस अकाउंट्स एडमिन संभाल रही है। उधर हम बात कर रहे थे 10 मई की, 10 मई 1857। यहाँ पे जूम के माध्यम से जो जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा कि जो भी कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आपको डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन, या कई ऐसी जगह जहाँ पे आप सहमत ना हो, तो आपको ये करना है कि चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखते जाना है, और उन चैट बॉक्स के क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर के अंत में उनको लेके लाइव आपको जवाब दूं। और आप में से वो लोग जो अलग अलग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, उन सबका का भी स्वागत करता हूँ। तो बात कर रहे थे हम 1857 की, बात कर रहे थे 10 मई 1857 की। वो क्रांति शुरू कैसे हुई, वो क्रांति इन्होंने शुरू की, वो क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ कैसे हो गया। अंग्रेजों के अंडर जो भारतीय काम कर रहे थे, सेना जो सिपाही बोला जाता था उस समय, सिपाही नहीं सिपाही बोला जाता था, सिपाही मतलब गुलाम। तो जैसा कि आप सबको पता है, पर याद दिलाना जरूरी है क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट आज के से जो भी आज का ट्रेनिंग है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग का ब्रीफ क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ट्रेनिंग से, ये मैं आपकी अगले 3-4 मिनट में देने वाला हूँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात को खत्म करने के बाद। और हम बात कर रहे थे 10 मई 1857, जब सिपाही, भारतीय सिपाही को ये पता चला कि बंदूक की गोली, कारतूस को मुंह से उसका ढक्कन खोलना उनका एक प्रोसीजर का पार्ट था, और इसमें उस कारतूस के बाहरी हिस्से में गाय का और सुअर का जो फैट का ग्रीस लगाया हुआ है। उस वक्त के जो सिपाही या भारतीय थे वो अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए जागरूक थे, निष्ठावान थे। तो उन्होंने म्यूटिनी कर दिया, उन्होंने आक्रमण कर दिया, वो अंग्रेजों के खिलाफ चले गए, और वहीं से शुरू हुई पहला आंदोलन देश का। वो उस समय की बात है, 1857 की बात है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, क्या आज हमारे देश में उस तरह के निष्ठावान या देश के लिए समर्पित लोग हैं? आज भी हैं, कम से कम उनमें से एक इंसान को मैं जानता हूं, आपसे शेयर करना चाहूंगा। नाम है वीरेंद्र सिंह। अब नाम क्या लगाते हैं, वीरेंद्र सिंह राजीव दीक्षित। अभी जूम के माध्यम से वो भी हमारे साथ जुड़े हुए।
और जब उनको पता लगा, बात है 2020 की, याद किए 2020 में, यार आप लोग यार ठीक कर रहे हो, प्लीज यार प्लीज ठीक कर ही लो यार, एक बार जरूर ठीक किया। बात है 2020 की, याद कीजिए ये वो समय था जब आप सब घर में दुबक के बैठ के वही काम कर रहे थे जो काम आप आज भी आप में से कुछ लोग कर रहे हैं, यानी कि वो प्रोपेगेंडा मीडिया देख रहे थे और उसमें चली हुई खबर को सच मान रहे थे। घर पे भी मास्क लगा के बैठे थे, बाहर से छोड़ी थी। और तब वीरेंद्र सिंह हमारे मित्र, हमारी ये स्ट्रेटजी थी, प्लानिंग जो हम कर रहे थे, आप में से कई लोग हमारे साथ भी जुड़े हैं उसी वक्त, ये कोरोना का खेल हम लोगों तक पहुंचा कि ये खेल है, ये कोई सत्य नहीं। और तब एक बात और सामने आई, 2020 आती थी तो वैक्सीन नहीं आया था, कोविड वैक्सीन, लेकिन फिर चर्चाएं आ गई थी, तो बनना शुरू हो गया था, तो मैंने कुछ हो गया था। और तब मैंने एक किताब भी रिलीज की, कोविड-19 षड्यंत्र से समानांतर अगर आप देख रहे हैं, जो एविडेंसेस मैं आपको देता जाऊंगा, जो लोग सुन रहे देख रहे हैं, वो सारे एविडेंसेस, इवन बुक्स, ये जो लिंक आप देख रहे हैं vishnu.com/10 में, इसमें जाके इसी वक्त आप ये सारा देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि एक एक चीज का सबूत भी मैं साथ साथ देते रहूंगा। सबूत देना इसलिए जरूरी है, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो आपकी जो प्राइमरी समझ है, जिस समझ के साथ आप बड़े हुए हैं, उस समझ के ठीक विपरीत है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात अगर मैं ले लूं कि डायबिटीज के पेशेंट को आम नहीं खाना चाहिए, वो आम खाएंगे तो क्या होगा? अगर वो भरपेट आम खाएं और सिर्फ आम नहीं खाएं तो एक ही चीज होगी, उनकी डायबिटीज समाप्त हो जाएगी। तो है ना चौंका देने वाली बात। तो इस तरह के कई सारे चौंका देने वाली बात मैं आपसे बताऊंगा, लेकिन साथ में सबूत भी देते जाऊंगा। उन सबूत के लिए लगातार आप vishnu.com/10 में से बने रहिए, इस लिंक पे जाएंगे तो जिस ऑर्डर में मैं एग्जांपल्स दूंगा उसी ऑर्डर में वो सबूत भी हैं, एविडेंसेस भी हैं, ऐसे एविडेंसेस जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, मेन स्ट्रीम एविडेंसेस भी हैं। मैं बात कर रहा था इस किताब की, इस किताब ये अक्टूबर 2020 में हमने रिलीज की थी और इस किताब के माध्यम से मैंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी जो कोविड वैक्सीन है, उस कोविड वैक्सीन को बनाने के लिए प्रेग्नेंट काउ, गर्भवती गाय को काट के जिंदा अवस्था में उसके जो अंदर फीटस होता है, बच्चा जो पैदा नहीं हुआ अभी, उस फीटस को इंजेक्शन के माध्यम से उसके हार्ट के अंदर से खून निकाल के, जिसमें माँ और बच्चा दोनों की डेथ हो जाती है हमेशा, और वो खून जिसे हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं फीटल ओवराइन सीरम, और इस खून से ये वैक्सीन बनने वाला है, ये बन रहा है। तो ये बात बड़ी शॉकिंग थी वीरेंद्र जी के लिए, मेरे लिए तो शॉकिंग थी, पर ये एग्जाम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो वीरेंद्र सिंह ने सोचा कि इसको रोका कैसे जाए, गौ हत्या को रोका कैसे जाए, और तब उन्होंने एक प्लानिंग बनाई। प्लानिंग ये थी, पूरे देश में गौ हत्या या गौ की रक्षा के सबसे बड़े नाम उस वक्त या आज भी थे शंकराचार्य अभिमृत्युश्वरानंद, अभी मुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, ये नाम आप गूगल कर सकते हैं, मुझे लगता है आपको पता ही होगा कि इन्होंने गौ रक्षा के लिए सबसे पहले आवाज उठाई, और ये सबसे पावरफुल हैं और देश के जाने माने चेहरा हैं, इनको जरा कैंसर बुझा देते हैं। तो वीरेंद्र सिंह 2020 अक्टूबर पहुंच गए शंकराचार्य जी के पास, यही वाली किताब लेके पहुंचे, इसमें सारे सबूत दिए कैसे बनेगा और इस तरह से होता है, सारा सबूत दिया। उनको बताया कि वैक्सीन के नाम पे गौ हत्या होने वाला है, हो भी रहा है। उन्होंने बोला सबूत लाओ, सबूत के नाम पे वीरेंद्र सिंह जी ने एक किताब के अंदर जो एविडेंस दिखाए, और शॉकिंग बात ये थी, शंकराचार्य जी ने बोला नहीं मैं ये किताब नहीं मानता, असली सबूत खाओ। तो उन्होंने सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, गवर्नमेंट ऑफ यूएस, उनके सबूत दिखाए, भारत के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उनके सबूत दिखाए, पेपर दिखाए, देखिए कहा मैं इनको भी नहीं मानूंगा। अब वीरेंद्र जी ने बोला फिर किस चीज को मानेंगे, आप खुद ही बता दीजिए। तो उन्होंने बात पलटी, उन्होंने बोला अगर मानवता को बचाने के लिए गाय को मारना पड़े तो मैं गाय को मारने के पक्ष में। फिर वीरेंद्र सिंह ने बोला कि आपको क्यों लगता है कि वैक्सीन से इंसान की जान बचेगी, ये क्यों एज्यूम कर रहे हैं, बल्कि वैक्सीन से तो इंसान बढ़ने वाले हैं। तो फिर इस बात का पाठ उन्होंने फिर किया, इसका क्या सबूत है। वीरेंद्र सिंह ने बोला आपको ये क्या सबूत है कि वैक्सीन से इंसान बचेंगे।
है, गर्मा गर्मी बढ़ती है। और ये मैं उस वक्त वहां नहीं था, वो अकेले ही चंद्राचार्य जी के गढ़ में पहुंचे हुए थे। और वीरेंद्र सिंह जी की खूबी है, वो बातों को इस तरह से रखते हैं कि आप काट नहीं सकते, और काटेंगे तो फिर उनका ऐसा एक लॉजिक देंगे कि फिर आप नहीं काट सकते। तो गर्मा गर्मी ऐसे बढ़ने लगी, मैंने वो ऑडियो सुना कि आखिर तक मुझसे सुना ही नहीं गया। मुझे लगा अब तो मेरे दवाई पिटने वाले हैं, शंकराचार्य जी के जो फॉलोअर्स हैं पिटने वाले हैं। तो मैंने पूरा सुना नहीं, लेकिन वो ऑडियो अगर आपको सुनना है तो इसी लिंक में जाके आप सुन सकते हैं, तो आप शॉक हो जाएंगे उनका बिहेवियर या मिसबिहेवियर जो भी कुछ था। बोलने का मतलब बड़ा सिंपल है कि जो भी कुछ आपको लगता है जो टीवी दिखाता है वो सत्य नहीं भी हो सकता है। तो जो दिखाते हैं कि हम वो रक्षक हैं वो नहीं भी हो सकते। फिलहाल हमें अपनी रक्षा की बात पहले कर लेनी थी, तो हम बात कर रहे थे कोविड वैक्सीन की। तो कोविड वैक्सीन अल्टीमेटली आया, यानी कि इस वक्त जो लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो जूम से देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं या आगे देखने वाले हैं, अगर आपने कोविड वैक्सीन लगाया तो इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर फीटल बोवन सिंड्रोम का कोई ना कोई अंश पहुंच चुका है। याद कीजिए 1857 में जब उन्हें वहम भी हो गया कि वो जो कारतूस वो दांत से खोल रहे हैं उसमें गाय का फैट या सूअर का फैट है, उसी से वो आक्रामक हो गए, उन्होंने पहला क्रांति शुरू कर दी। लेकिन जब आपको अब ये दोबारा से पता चल गया है कि भाई वो वैक्सीन के माध्यम से आप सबके बॉडी के अंदर फीटल बोवन सिंड्रोम पहुंच गया है, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को, प्रेग्नेंट काऊ को काट के बिना एनेस्थीसिया के, यही नियम है उसका, और उसके बच्चा जो कि अभी पैदा भी नहीं हो तो ठीक से निकाल के उसके हार्ट के अंदर सिरिंज से छेद करके करीब 50 ml का निकलेगा एक फीटर से, और इस तरह से वो फीटल बोवन सिंड्रोम निकाला जाता है, उसी का इस्तेमाल होता है कोविड वैक्सीन में और वैक्सीन में होता है। लेकिन क्या आपका फुल फॉर्म है उन क्रांतिकारियों की तरफ, ये मुझे नहीं पता। लेकिन फिर एक और पार्ट है कि वैक्सीन तो इंसानी को बचाने के लिए बनाया गया है या बनाया गया था। आंसर इज नो, दैट वाज अ स्लो पॉइजन। याद कीजिए, जो लोग मुझे जानते हैं, 2020 30 नवंबर को हमने किताब रिलीज की थी, किताब का नाम है कोविड 1981। तो इस किताब के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था कि वो जो वैक्सीन आएगा कोविड के 2 खुराक, उससे किस प्रकार आपको नुकसान होगा, किस प्रकार लोग मरेंगे खड़े खड़े। और यही नहीं, वैक्सीन के लॉन्च 11 जनवरी 2021 को लॉन्च हो, से 6 दिन पहले 5000 भारत के मुख्य लोग, चाहे वो गवर्नर हो, मिनिस्टर हो, मिनिस्ट्री हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, उनको चिट्ठी भेजी कुरियर से, स्पीड पोस्ट से भेजा। उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो आज भी मेरे ऑफिस में है। जो बातें मैंने तब बताई आज आप वही झेल रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह खड़े खड़े मर रहे हैं, डांस करते हुए मर रहे हैं, खेलते हुए मर रहे हैं, कुछ ना करते हुए मर रहे हैं। सारे लोग नहीं मरेंगे, लेकिन सारे लोग कुछ ना कुछ हो रहा है। ये मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है, हम तो पेशेंट के बीच में रहते हैं हर वक्त। और फिर भी आपको यकीन ना है तो ये किताब वैक्सीनेटेड टू डेथ, इस किताब में, ये किताब हमने लास्ट मंथ रिलीज की 5 अप्रैल को, इस किताब में 3500 रिसर्च पेपर डाले हैं पूरी दुनिया से इकट्ठे करके। वो रिसर्च पेपर अगर आप देखेंगे तो फिर कोई कंक्लूजन नहीं करना चाहिए। इस बात को समझने में कि जो कोविड की 2 खुराक आपने लगाई थी उसका सिर्फ एक ही मकसद था, आपको मारना और मारना। ये 3500 रिसर्च पेपर ये इंटरनेट पे ही है। लेकिन अब इस मेरे लेक्चर के बाद चैट जीपीटी में जाकर पूछिए उससे कि क्या कोविड के वैक्सीन से इंसानियत में बीमारियां बढ़ रही हैं या मृत्यु हो रही है। चैट जीपीटी बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि 3500 रिसर्च पेपर वो भी मेन स्ट्रीम जर्नल के इसी इंटरनेट पे। चैट जीपीटी वही दिखाना चाहता है जो फार्मा लॉबी आपको दिखाना चाहती है। चैट जीपीटी के चश्मे से आप अगर दुनिया देखेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे। तो ट्रुथ को ढूंढना है तो उसे बियॉन्ड जाना पड़ेगा। ट्रुथ को ढूंढना है तो प्रोपेगेंडा मीडिया बंद करना पड़ेगा। हो ही रहा है। आज का ये कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं इसका मेन मकसद है हर तरह की बीमारियां, चाहे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज हो, किडनी फेलियर हो, कैंसर हो, इन सब की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। कितने गुना? अगर हम रिसर्च पेपर की माने
अगर इसके जो आंकड़े को देखें डबल, यानी कि 100% बढ़ गई, मिनिमम 100%, राइट। और अब जो कैंसर हार्ट कैंसर, सॉरी लंग कैंसर, किडनी कैंसर, किडनी कैंसर के नाम से सुने, एक नया नाम सुनने की आदत डाल लीजिए, एंड दैट इज टर्बो कैंसर। कोविड के वैक्सीन लगाने के बाद एक नई तरह की बीमारी आ गई है, टर्बो कैंसर। टर्बो कैंसर का मतलब है कि पहले किसी को लंग कैंसर होता था या होता होगा, तब भी वो कुछ साल तो जी रहे थे, लेकिन टर्बो मतलब कि अब अगर किसी को कैंसर हो गया तो वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा, बड़ी तेजी से वो उसकी मौत होगी, बड़ी तेजी से। टर्बो कैंसर, ये नाम अब आपको कुछ दिनों में सुनाई पड़ने लगेगा। खैर, मैं दोबारा याद दिला दूं, जो मैं बात बता रहा हूँ ये मेरा मनगढ़ंत नहीं है, सभी एविडेंसेस इस लिंक में दिया हुआ है issue.com/10 में। इस लिंक में जाके जिस ऑर्डर में जो चीज बता रहा हूँ उसी की एविडेंसेस साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हैं। और सवाल ये आएगा कि वो तो खुराक लगा दी, ये सवाल पिछले 3-4 साल से लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि तब मुझे पता नहीं था, सरकार ने मजबूर किया, मुझे मेरी जॉब छूट जाती तो 2 खुराक बनाने पड़े। सवाल ये पूछते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। अब आपको ये करना है कि ये मेरा ट्रेनिंग पूरी तरह देखना है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से इस सवाल का जवाब दूंगा कि अब क्या करना चाहिए। इस ट्रेनिंग में मैंने ये जो सेटअप लगाया है, पहले सेटअप दिखाया था आपको, इस सेटअप के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि अब क्या करें। इस सेटअप में अगर आप देखें, इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ये आम आप देख रहे हैं, राइट, इसका इस्तेमाल होगा। ये वैक्सीन वाली किताब जो इस लिंक पे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मैं इधर आऊँ आगे तो यहाँ पे ये प्री लॉन्च है, हमारी किताब है हॉस्पिटल का, 31 मई को लॉन्च होगी। आज ये प्री लॉन्च इवेंट भी है, इसके बारे में बताएंगे। और एक मशीन का जिक्र किया था मैंने अपने सोशल मीडिया में, फ्रीडम मशीन, पेन फ्रीडम मशीन। अगर आपको दोनों का दर्द है या पीठ का दर्द है और आपका दोस्त की शादी अचानक आपको पता है कि आज मुझे डांस करना है, तो इमीडिएटली कैसे मिले, या आपका बहुत बड़ा लेक्चर है और तब आप खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, तब क्या करें, तो आपको एक फ्रीडम मशीन बनानी है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके अलावा जो कैंसर पेशेंट फोन करते हैं और वो इसकी ट्रेनिंग भी होगी। और अगर इस तरफ देखें तो खास तरह का गेम है। गेम का बेसिक मकसद है कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी में आसान से आसान तरीके से घर बैठे कैसे ठीक करें। और इधर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे एक कुत्ता आप देख रहे हैं, कुत्ते पीछे, और साथ में ये एक वायरस, इसका नाम बोल सकते हैं रेबीज वायरस। तो ये पूरा आज का सेटअप है। इस सेटअप की शुरुआत हम यहीं से करते हैं, कुत्ते से करते हैं। ये इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पे समझना होगा कि चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज हो, रेबीज, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज हो जिसके बारे में बात करेंगे जैसे कैंसर, राइट, किसी भी तरह की बीमारी में क्या काम कर सकता है, क्या काम नहीं करता है, लेकिन फिर आप करते हैं, तो ये सारा कुछ समझाने के लिए मैं आपको ये सेटअप पूरा लगाया है और इसी पे हम एक बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कुत्ते से। कुत्ता काट लेगा तो क्या करेंगे। एक लेक्चर के बाद आप रास्ते में निकलेंगे और एक कुत्ते ने आपको काट लिया तो आप क्या करेंगे। आप में से जो लोग, अगर आप चैट में या कमेंट में लिखिए क्या करेंगे, एक ही स्वर से बोलेंगे हम तो वैक्सीन उसी वक्त आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। यही प्रचलित है ना, तो इसको समझते हैं क्या ऐसा होगा क्या, या फिर वैक्सीन लगाने से हम बच जाएंगे और नहीं लगाएंगे तो मर जाएंगे। तो इसका थोड़ा पड़ताल करते हैं। ये सिर्फ कुत्ते कॉन्टेक्स्ट में नहीं है या रेबीज वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, इससे आपको वायरस की और फेलियर को समझ आएगा, क्या करना है ये भी समझ आएगा, क्या नहीं करना ये और अच्छे से समझ आएगा, क्या क्या गलतियां की थी और अभी ना करें, ये समझ आएगा। तो कुत्ते ने आपको काटा, तो याद रखिए दो ही चीज हो सकते हैं, कुत्ते ने काटा आपके हाथ में और कुत्ते के काटने, कुत्ते के मुंह के अंदर ये रेबीज का वायरस है जैसा देख रहे हैं, ये वायरस आपके चोट के इंजरी की वजह से वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चला गया, यही होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वायरस कुत्ते के दांत में, मुंह में था ही नहीं, तब वो काटने के बाद क्या वो वायरस आपके बॉडी के अंदर जाएगा। अरे जब कुत्ते की बॉडी में नहीं है, उसके मुंह में नहीं, हमारे बॉडी में कैसे जाएगा। मैं एक सवाल पूछता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए आपसे, आप चैट में लिख सकते हैं कि मान लो किसी भी तरह से आपको ये क्लियर हो गया
कि कुत्ते ने आपको काटा, लेकिन कुत्ते के बॉडी में या उसके मुंह में कोई वायरस नहीं था, रेबीज नहीं था। क्या अब वैक्सीन लेने की कोई जरूरत है रेबीज की? द आंसर इज नो। क्योंकि कुत्ते से आपके बॉडी में, इसके बॉडी में नहीं था रेबीज, आपके बॉडी में नहीं है, तो रेबीज को प्रोटेक्शन के लिए किसी भी तरह की चीज की जरूरत नहीं। 90% टाइम ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि 100 में से सिर्फ 10 या उससे भी कम कुत्तों के मुंह में रेबीज का वायरस होगा, सब में नहीं होगा। लेकिन किसमें होगा किसमें नहीं होगा ये नहीं समझ सकते हम, लेकिन ये पक्का है कि अगर 100 लोग कुत्ते ने काटा तो 90 लोगों को वैसे ही जिंदा रहने वाले, बिकॉज रेबीज था ही कुत्ते का, की तरह कुत्ते के मुंह में रेबीज का वायरस होता ही नहीं, उनकी बॉडी में होता ही नहीं, यानी कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ये पता चल जाए क्लियरली, कैसे पता चलेगा उस पर आते हैं, लेकिन अगर ये क्लियरली पता चल जाए कि कुत्ते के मुंह में रेबीज का वायरस नहीं था तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो वायरस है आपकी बॉडी में आया नहीं, जो वायरस आपकी बॉडी में गया ही नहीं, तो इसको इससे प्रोटेक्शन की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसमें आप सब एक्सेप्ट कर रहे होंगे एक राय में कि हाँ फिर तो वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब सिनेरियो दूसरा ले लेते हैं। सेकंड सिनेरियो इज कि वो 10% कुत्ते हैं जिनके बॉडी में रेबीज का वायरस है, उसने आपको काट दिया, अब क्या करेंगे? अब आप बोलेंगे कि हाँ अब तो रेबीज से बचने के लिए कुछ तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जैसे वैक्सीन लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ये आपके दिमाग में तर्क होगा। अब इसको जरा समझ लेते हैं वैक्सीन और इंजेक्शन को। ये वैक्सीन है जो कुत्ते काटने के बाद कराया जाता है, मान लेते हैं सिंबॉलिक। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन कोई दवा नहीं होती है, वैक्सीन दवा नहीं है। इस वैक्सीन के अंदर क्या है ये समझना पड़ेगा। कुत्ते के काटने के बाद जो वैक्सीन लगाते हैं इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर यही रेबीज वायरस का छोटा सा टुकड़ा होता है। मतलब ये कि इसके माध्यम से भी आपके बॉडी में रेबीज ही पहुंचाया जा रहा है। कुत्ते ने आपके बॉडी में रेबीज पहुंचा दिया, अब डॉक्टर बोल रहे मैं भी रेबीज पहुंचाऊंगा, ये मामला है। क्यों रेबीज पहुंचाएंगे वैक्सीन से? क्योंकि जब रेबीज के कीटाणु बॉडी में पहुंच जाएंगे, कुत्ते के काटने के बाद भी पहुंचे, ऊपर से डॉक्टर ने 2-4 घंटे बाद जब डॉक्टर ने पहुंचा उसने भी रेबीज का ये इंजेक्शन लगाया कि इसके माध्यम से वही वाला वायरस बॉडी में पहुंच गया, लेकिन थोड़े छोटे इंजेक्शन। क्यों पहुंचाया जाएगा? कारण बड़ा सिंपल है कि जब बॉडी में कोई भी तरह का वायरस जाता है या उसका प्रोटीन जाता है तो बॉडी अपने आप को बचाने के लिए उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी तैयार करती है, एक ढाल तैयार करती है। लेकिन ढाल बॉडी तभी तैयार करती है जब बॉडी को क्लियर हो जाए कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है, तो वो एंटीबॉडी तैयार करती है। तो अभी मान लो मुझे कुत्ते ने काटा नहीं, लेकिन मैं ये इंजेक्शन ले लेता हूं, तो बॉडी सोचेगी कि वायरस आ गया, जो भी सच बात है, इसके अंदर भी डेड वायरस है और मेरी बॉडी ढाल बना लेगी। अब अगर फ्यूचर में यही वाला जो कीटाणु मुझे काटेगा तो मेरा ढाल पहले से तैयार है, लेकिन बॉडी जो ढाल है वो थोड़े दिन के लिए रहेगी बॉडी में, फिर बॉडी ढाल को खत्म कर देगी। तो ये समझना पड़ेगा। तो एक पार्ट ये है कि जब कुत्ते ने आपको काटा तो और वायरस बॉडी में गया तो दोबारा से वैक्सीन के माध्यम से एक और वायरस बनने से कोई एडवांटेज है क्या? द आंसर इज नो, कोई एडवांटेज नहीं है। इस बात को समझने के लिए आज के हालात से समझते हैं। पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ा तो इंडिया ने ढाल के रूप में एंटी मिसाइल गन छोड़ के उस मिसाइल को ध्वस्त कर दिया। ये बात तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन एक सिनेरियो समझिए कि एक इंसान को आपने बिठा दिया कि भाई जब भी पाकिस्तान मिसाइल छोड़ेगा आप भी एक छोटा सा मिसाइल हमारे तरफ छोड़ देना, ताकि हम उनके खिलाफ या आपके खिलाफ उस मिसाइल के खिलाफ एंटी मिसाइल गन ऑन कर पाए। क्या इससे कोई भी एडवांटेज होगा? इससे कोई भी एडवांटेज नहीं हो सकता। जब पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ा तब आपने एंटी मिसाइल गन उसी वक्त छोड़ना है, उसके बाद कोई आपको बोलेगा तो दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि तब तक या तो आपने छोड़ दिया या छोड़ा ही नहीं, जो होना तो हो गया। ठीक उसी तरह से जब इस कुत्ते ने मिसाइल अपनी बॉडी में छोड़ा तो आपका बॉडी एंटी मिसाइल गन यानी कि एंटीबॉडी बनाने पे लग गई है। अब डॉक्टर के बताए हुए एक और छोटा सा मिसाइल बॉडी में डालेंगे तो उससे कोई नया एडवांटेज तो होगा ही नहीं। लेकिन क्या पता कि कुत्ते के मुंह में वो वायरस था ही नहीं, फिर भी डॉक्टर ने वायरस अपनी बॉडी में भेज दिया
और अब आपका बॉडी इस वायरस से लड़ रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसको आप ऐसे जोड़िए कि पाकिस्तान ने मिसाइल तो दागा ही नहीं, लेकिन भारत में जो आपने एक आदमी को अलर्ट करने के लिए बोला था, छोटा सा मिसाइल दाग देना, उसे लगा कि आपको दागा नहीं, उसने यूं मिसाइल चलाना शुरू कर दिया आपको अलर्ट करने के लिए, तो हल्की मच जाएगी, बिना मतलब कंफ्यूजन होगा, बिना मतलब की गड़बड़ होगी। तो समझना ये होगा कि वैक्सीन इज नॉट ए मेडिसिन, इसके अंदर भी यही वाला वायरस है, उसका छोटा रूप, और इस उम्मीद से भेजा जाता है कि बॉडी उसको उसका एंटीबॉडी बना दे। ये तो हुई एक पार्ट। अब आता है इसलिए वैक्सीन कुत्ते का काटना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ वायरस ये खतरनाक नहीं है, रेबीज के वायरस से मर सकता है इंसान, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इसके बचाव के लिए ये वैक्सीन किसी काम की नहीं है। कैसे पता चलेगा काम की है या नहीं है? मैं बोल रहा हूँ काम की नहीं है, डॉक्टर बोलेगा काम की है, चैट जीपीटी बोलेगा काम का है, गूगल बोलेगा काम का है, मैं बोल रहा हूँ काम का नहीं है। किसकी बात मानेंगे? मेरी बात मानेंगे या उन सबकी बात मानेंगे? यहाँ नियम होना चाहिए। अगर कोर्ट में मैं पहुंच जाऊं, चैट जीपीटी पहुंच जाए, गूगल पहुंच जाए, डॉक्टर पहुंच जाए, सारे लोग बोले, मैं बोलूं कि ये काम नहीं करता है, बाकी लोग बोले काम करता है, कोर्ट किसकी बात मानेगी? कोर्ट एक ही बात बोलेगी, जो सबूत दिखा देगा हम उसकी बात मानेंगे। समझते हैं इस बात को? कोर्ट सबूत देखती है, ये नहीं देखती कि भीड़ क्या बोल रही है, ये देखते हैं कि सबूत कौन दे रहा है। तो अगर आप इस कोर्ट के जिस तरह से काम करते हैं इसको मानते हैं, तो आप सबूत को मानेंगे। तो सबूत आप निकालिए, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं मेडिकल भाषा में, जिसे हम सबूत बोल सकते हैं। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में ये होता है कि 100 लोगों को कुत्ते ने काटा, एक ही कुत्ते ने काटा, और 100 में से 50 लोगों ने वैक्सीन लगा लिया और 50 लोगों ने कुछ भी नहीं किया। फिर देखते हैं कि इनमें से जिन्होंने वैक्सीन लगाया उनमें से कितने की मौत हुई या नहीं हुई, और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनमें से कितने की मौत हुई नहीं हुई। अगर वैक्सीन वालों में से ज्यादा लोग बचा लिए गए तो कंक्लूजन ये है कि वैक्सीन सेफ लाई, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जिसके आधार पे जो कि बेसिस होता है मेडिकल साइंस का। अब क्या कुत्ते के वैक्सीन के ऊपर कभी भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ है? द आंसर इज नो। पूरे दुनिया में कुत्ते के ऊपर कभी भी कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आज तक पूरे दुनिया में नहीं हुआ। तो क्या आधार है ये बताने का कि वैक्सीन काम करती है? आधार वही है कि भाई लोग बोल रहे हैं, एक के बाद एक लोग बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वही पता चला जा रहा है। लेकिन याद रखिए कौन क्या बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं, जब तक सबूत नहीं है। अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे, मेडिकल इंस्टीट्यूट से पूछेंगे, क्यों नहीं हम रैंडमाइज ट्रायल आप कर सकते हैं कि 100 लोगों को काटा, राइट, यहाँ भी मेरे ख्याल से 100 लोग हैं, एक कुत्ता को कमरे में घुसा दो, सभी को काटता चला जाएगा, और 50 लोगों को वैक्सीन दे दिया, 50 लोगों को नहीं दिया, फिर देखते हैं कितने लोग जिंदा रहते हैं दोनों को। तो जवाब आएगा ये एथिकल नहीं है। एथिकल क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये जानते हुए कि वैक्सीन बचा लेगा, फिर भी हम वैक्सीन नहीं लगा रहे 50 लोगों को, लेकिन ये जाना ही कब? उसका एविडेंस क्या है? अच्छा, इंसान पे नहीं कर सकते, जानवरों पे तो कर सकते हैं। जानवरों के ऊपर ये जो रेबीज का वैक्सीन का ट्रायल हुआ, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, चूहों के ऊपर 100 चूहे, 100 के 100 चूहे को रेबीज डाल दी, और उनमें से आधों को रेबीज की वैक्सीन लगा दी और आधों को नहीं लगाया। अब देखा गया कि क्या जिनको वैक्सीन लगाया उनमें ज्यादा चूहे जिंदा रहे? आंसर इज नो। ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल से कंक्लूजन आया कि वैक्सीन लगाने से रेबीज में कोई भी बचाव नहीं होता है। एनिमल ट्रायल मॉडल तो है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल का। ये रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल अगर आपको देखना है तो इस लिंक में wishlook.com/10 में जाके इसी वक्त आप देख सकते हैं। तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल सबूत है कि वैक्सीन काम नहीं करती है, राइट? लेकिन डॉक्टर एक और आपको झांसा देने की बात करेंगे कि नहीं, अकेले हम वैक्सीन नहीं देते, साथ में हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं, एक तरह का एंटीबॉडी। इसको अगर समझते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, तो वैक्सीन के साथ दिया जाता है। ये क्यों समझने की जरूरत है? क्योंकि इसके माध्यम से आप कुछ ऐसी बातें समझेंगे कि आगे आने वाले दिनों में कुत्ता को काटे ना काटे, कई सारी बीमारियों में आप डिसीजन की स्थिति में आ जाएंगे। सिर्फ डॉक्टर जो डॉक्टर करके
सत्य क्या है, साइंस क्या है, वो आपको समझ जाएगी। इसलिए मैं एक उदाहरण को थोड़ा लेना चाहता हूँ। और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी का वही वाला ढाल है जो ढाल बॉडी बनाता है एंटीबॉडी। इसे एंटीबॉडी बोलते हैं जब भी कोई वायरस बॉडी में अटैक करता है। जब भी किसी तरह का वायरस अटैक करता है, बॉडी एक ढाल बनाता है, उसको मारने के लिए अपना औजार, अपना हथियार बनाता है। उस हथियार का नाम है एंटीबॉडी। लेकिन अलग अलग तरह के वायरस के लिए बॉडी को अलग अलग हथियार बनाने पड़ते हैं। एक जैसा हथियार काम नहीं आएगा, और हथियार भी थोड़े समय के लिए बॉडी में रहता है, फिर बॉडी से गायब हो जाता है, जैसे नए सिरे से बनाने पड़ते हैं। तो आप समझ आओगे, जैसे मान लो आपके घर में मच्छर बहुत सारे हैं, तो आपका ढाल क्या होगा? आप फटाफट मच्छरदानी लगा लेंगे, उसको हो जाएगी, तो मच्छर से आपको बचाव हो जाएगा। लेकिन मान लो आपके ऊपर पोलियो से अटैक किया गया या अटैक होने वाला है, क्या वो मच्छरदानी काम आई? डेफिनेटली नॉट। अब आपका ढाल क्या होगा? आप फटाफट बुलेट प्रूफ पहन लेंगे, उससे बचाव हो सकता है। अब मान लीजिए आपको पहले से अंदेशा है कि बम जितना आपके ऊपर गिर सकता है, बिल्डिंग के ऊपर गिर सकता है, क्या वो बुलेट प्रूफ काम आएगा? अब वो ढाल काम नहीं आएगा, ये एंटीबॉडी काम नहीं आएगा। अब कौन सा ढाल चाहिए? आप अंडरग्राउंड हो जाएंगे, बंकर में अंदर छुप जाएंगे। तो मैं इस बात में ये बताना चाह रहा हूं कि ढाल जो है, जो प्रोटेक्शन है, वो अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग हो। जिस तरह से मच्छर से बचने के लिए जो ढाल आपका है, वही वाला ढाल बॉम्ब से बचने के लिए नहीं हो सकता। ये बात अब इस कॉन्टेक्स्ट में जरा समझते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और लाइफ सेविंग है। और सेविंग के साथ समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में समझाऊंगा और उसके एविडेंस में जो साइंटिफिक एविडेंस भी साथ में इसमें डाली गई है, वो भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे यहाँ पे आम है मेरे पास, आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारी वेरायटी के आम है। ये सिंगुरी आम है, ये दशहरी आम है, नीचे वो लंगड़ा आम भी रखा हुआ, अलग तरह के आम है, सफेदा भी रखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि दशहरी आम की गुठली से क्या सिंगुरी आम का पेड़ लग जाएगा? भाई दोनों तो आम है, भाई दोनों ही आम है। तो क्या मतलब इसकी गुठली में उसको यूज करूँ और आ जाए पेड़ दूसरा कोई? तो आप बोले आम ही तो है, दिखने में भले ही सारे आम है, इन सबका नाम भले आम है, लेकिन एक की बीज से दूसरा पेड़ नहीं आ सकता। यही सत्य है। ठीक उसी प्रकार आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो रेबीज है वायरस, इसमें भी हजारों वैरायटी है, जैसे आम के हजारों वैरायटी है, और हर वैरायटी का जो ढाल एंटीबॉडी है वो अलग 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 है। जिस तरह से हर वैरायटी का बीज अलग अलग है, वो आपस में एक दूसरे से कुछ मैच नहीं करते हैं, राइट? तो जब ये कुत्ता ए और कुत्ता बी दोनों आपकी गली में है, दोनों के मुंह के अंदर जो रेबीज का वायरस होगा, एक के अंदर सिंदूरी वाला रेबीज का वायरस होगा, दूसरे में हो सकता है कि सफेदा आम वाला रेबीज का वायरस। मतलब दोनों के बोलने को दोनों रेबीज ही हैं, बट वो दोनों के दोनों अलग हैं। अब जो ये जो वैक्सीन है या फिर वो इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसे ढाल बोल रहे हैं, वो ढाल जब बना तो कौन सा एंटीबॉडी बना, कौन से वाले आम के लिए, यानी कौन से वाले रेबीज के, कौन से वाले वायरस के लिए बना, ये किसी को नहीं पता। वो तो बन के बाहर से आता है, बना भी क्या 2-3 साल पहले होता है, राइट? जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है वो बन के हॉस्पिटल स्टोर रहता है फ्रीजिंग पॉइंट में, और वो 2 साल तक स्टोर रहता है, फिर एक्सपायर हो जाता है। यहां ये समझना होगा आखिरी बात इस कॉन्टेक्स्ट में, ये जो वायरस की दुनिया है, ये वायरस की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत पुरानी है। इंसानियत जानवर के आने से करोड़ों साल पहले से वायरस इस दुनिया में आए थे, और शायद हमारे जाने के बाद भी करोड़ों साल तक जीवित रहने वाले हैं। ये कभी एक्सटिंक्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जल्दी म्यूटेट होते रहते हैं। म्यूटेट मतलब कि दुश्मन हमें अटैक करे, दुश्मन के पास जो हथियार है हमें अटैक करने का, वो हथियार हमारे ऊपर काम ही ना करे, उस तरह से हम आपको बदलने की क्षमता रखते हैं। इसको मैं समझाता हूं आपको सिंपल भाषा में, म्यूटेशन क्या होता है। मान लीजिए आपके सामने भालू आ रहा है आपको हमला करने के लिए, तो भालू से लड़ने के लिए, बचने के लिए, मारने का हथियार क्या? बंदूक से ही करेंगे, सामने आते हैं बुलेट छोड़ा दूंगा। लेकिन जब तक वो सामने आया, वो भालू समझ गया कि इस पर बंदूक है, तो बंदूक से मैं मर जाऊं, तो भालू म्यूटेट हो गए
मच्छर बन गया। जिस जिस बंदूक से आप भालू को अटैक कर सकते थे, मार सकते थे, क्या वही बंदूक से मच्छर को मार सकते हैं? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि मीटर हो चुका है। अब आप क्या करेंगे कि अब मच्छर मेरे दुश्मनों से मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए जो हथियार है वो है रैकेट, इलेक्ट्रिक रैकेट हमारे घर में है। इलेक्ट्रिक रैकेट से आपको एम करेंगे, मारूंगा मैं। और जब तक आप इलेक्ट्रिक रैकेट से एम करते हो, मच्छर म्यूटेट होकर हाथी बन जाता है। अब वही वाला मच्छर के लिए आप रैकेट काम कर रहा था, लेकिन हाथी के लिए सेम हथियार काम नहीं करेगा। अब इसको जोड़िए वायरस की दुनिया से, ये जो रेबीज वायरस है, या कोरोना वायरस है, या इन्फ्लुएंजा वायरस है, या हेपेटाइटिस वायरस है, ये सारे वायरस उस भालू की तरह लगातार म्यूटेट होते रहते हैं, हर साल म्यूटेट होते रहते हैं, हर महीने म्यूटेट होते रहते हैं। तो जब वो इम्यूनोग्लोबुलिन बन रहा था, तब ये वायरस भालू की तरह था, लेकिन बन के जब तक हॉस्पिटल पहुंचा, तब तक ये वायरस मच्छर की तरह बन गया। तो ना तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन काम करेगी, ना तो ये वायरस वैक्सीन काम करेगी। हाँ, इससे व्यापार जरूर हो सकता है। अब इसको अगर हम कंक्लूड करते हैं, आज भारत में आप थोड़ा इंटरनेट में सर्च कीजिए, अखबारों में अक्सर रिपोर्ट आती है, अभी भी आई है, कि छोटे छोटे बच्चों को कुत्तों ने काटा, उसी वक्त वैक्सीन दिया, फिर आगे न्यूज आती है वैक्सीन देने के बावजूद भी बच्चे की मौत। रिपोर्ट ये होनी चाहिए वैक्सीन देने की वजह से ही बच्चों में मौत, क्योंकि जब कुत्ता काटेगा तो 10% चांस है कि वायरस बॉडी में जाएगा, 90% चांस है कि वायरस है ही नहीं। लेकिन आपने वैक्सीन जब दिया, अब 100% चांस हो कि बॉडी में वायरस है, लेकिन वो वायरस कुत्ते वाला नहीं है, वो वायरस इस इंजेक्शन वाला है। इंजेक्शन के अंदर भी वही वाला वायरस है, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पे सवाल ये आता है, तो करेगा। मान लो आप में से जो सामने मेरे खड़े हैं, सारे चैनल्स के हमारे साथी, अगर यहाँ से बाहर निकलते हैं, आपको कुत्ता काट ले, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपको ये मेरा ये एक्सप्रेशन देख के आपको कि भाई अब मैं वैक्सीन लगाऊं या ना लगाऊं, पहले तो ये निश्चिंत थे, काटेगा तो वैक्सीन लगा लूंगा। और होना ये था कि अगर आपकी फिर भी मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर बोलेगा कि आप लेट लाए थे, कोई ना कोई बहाना मार देगा। और कहीं आप बच जाते हैं वैक्सीन लगाने के बावजूद भी, डॉक्टर बोलेगा वैक्सीन की वजह से ही बच गए। उनके पास तो दोनों आंसर तैयार है, अगर आप बच गए तो भी एक आंसर तैयार है, और अगर कहीं मर गए तो भी एक आंसर तैयार है। तो आप जो लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, हमारे ऑफिस से बाहर जाएंगे, एक तो देखिए आसपास कुत्ता ना हो, और कुत्ता हो और अगर वो खाने या को काटेगा, तो सबसे बढ़िया जगह काटने की जिसमें मृत्यु होने के चांस सबसे कम है, वो है पैर। और सबसे खराब जगह जहाँ काटने से मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाएगी, इनकी मृत्यु वैसे नहीं होगी अगर उसके मुंह में वायरस होगा, तो वो है सिर के जितने करीब होगा उतने आपकी मृत्यु होने के चांस ज्यादा है, अगर वो वायरस है तो, रेबीज वायरस है। तो जब भी आपको जब पता चलेगा तो कुत्ता काटने ही वाला है, तो कम से कम अपना पैर आगे बढ़ा दीजिए, ले यार यही काट ले, लेकिन मेरे ऊपर वाले हिस्से में मत काटना, इतना तो कर नहीं सकता हूँ। अच्छा, मान लीजिए काट ही लेता है, पैर में ही काट लेता है, या हाथ में काट लेता है, गले में काट लेता है, अब क्या करें? अब दो काम एक साथ करने हैं। स्टेप 1, ये ध्यान सुनिए, जो मैं बताता जा रहा हूं उसके एविडेंस में है, एक भी बात मनगढ़ंत नहीं है। हाँ, मैं कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ, अलग बात है, बट एविडेंस इज हियर। मान लेते हैं, इमेजिन कीजिए आप मेरे ऑफिस से बाहर निकले, वैसे भी यहाँ 2-4 कुत्ते लोग घूमते रहते हैं, राइट? तो वो आया, आपके पैर में काट लिया। अब दो स्टेप एक साथ करना है। स्टेप 1, ये दो पार्ट में, पहला, हो सके तो उस कुत्ते को बांध के रखना है। अगर वो कुत्ता काटने के 7 दिन तक जिंदा है, खाते की जरूरत भी, तो चिंता मत कीजिए, आप भी जिंदा रहेंगे। नॉर्मली कुत्ते के अगर वायरस एक्टिव है, रेबीज, तो 7 दिन इसकी आयु होती है ना? तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, आराम से जिंदा रहेगी। अगर वही जिंदा है, 7 दिन हो गया, तो आप भी जिंदा रहेंगे। चलो, ये तो एक बात। दूसरी बात, मतलब स्टेप 1, उसी वक्त जहां पे कुत्ते ने काटा, वहीं उसको फटाफट धो लीजिए, जितना हो सकता है, वो इंजरी को अच्छी तरह से वॉश कीजिए। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ये वैक्सीन का खेल नहीं आया था, तब भी कुत्ते थे, तब भी इंसान को काटते थे, तब इंसान पूरी दुनिया में क्या करते थे। इस पे मैंने खोज की, और खोज करने के बाद एक जर्नल का नाम बताता हूँ, इंडियन मेडिकल गैजेट, 1 अक्टूबर 1866। इस दिन का रिपोर्ट, इसमें वो
गजट का पूरा आपको लेख मिल जाएगा, वो रिसर्च पेपर इसमें मिल जाएगा विष्णु.com/हेल्थ में। उसमें मैंने पढ़ा कि तब क्या करते थे जिससे कुत्ते के काटने के बावजूद भी कोई नहीं मरता था। तब डॉक्टर्स ये करते थे, स्टेप 1 मैंने आपको बता दिया, कुत्ते को बांध के रखना या कुत्ते में निगरानी रखना, वो तो चलते रहेगा, और साथ में वॉश करना जहां पे कुत्ते ने काटा अच्छी तरह से। स्टेप 2 10 मिनट के लिए इसे बोला जाता था टर्किश बाथ, कहीं इसका नाम था किसी देश किसी दुनिया कोने में हमाम, कहीं बोला जाता था वेपर बाथ। 10 मिनट्स ऑफ टर्किश बाथ और हमाम और वेपर बाथ, अलग अलग दुनिया के कोने में इसी एक चीज का, इस मेथड का 3-4 नाम थे। या फिर जैसे आज बोला जाता है आजकल स्टीम बाथ। 50 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 10 मिनट के लिए स्टीम बाथ करना है, जितनी जल्दी हो सके काटने के बाद। स्टीम बाथ कहाँ करेंगे? हमारे आसपास देश में हर बड़े होटल में स्टीम बाथ की फैसिलिटी होती है, मसाज पार्लर में होता है, पंचकर्मा थेरेपी सेंटर में होता है, नेचुरोपैथी सेंटर में होता है, हॉस्पिटल में होता है, बहुत लोगों के घर पे भी होता है। तो स्टीम बाथ करता है 10 मिनट, 7 दिन तक रोज कम से कम 10 मिनट स्टीम बाथ। जब ये स्टीम बाथ करते हैं तो हमारे पोर्स खुलते हैं और वो न्यूट्रलाइज करता है, और जिससे इंसान को वायरस का फर्क नहीं पड़ता है, वो हेल्दी अंदर रहता है। और साथ में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए द काइंड ऑफ डाइट DIP डाइट जो मैं आपको बताता भी आया हूँ, उसका एक वर्जन है कॉल्ड सर्केडियन DIP। बेसिकली आपको सिंपली ये याद रखना है कि जब आपके बॉडी में फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल की मात्रा बढ़ जाती है करीब 70%, जैसा कि हम सर्केडियन DIP डाइट के बारे में डिटेल आगे बताऊंगा, करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देना ताकि इम्यूनिटी इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करने में लग जाए, और साथ में उसको एक्टिवेट करने के लिए वेपर बाथ, स्टीम बाथ, टर्किश बाथ, हमाम या स्टीम, यही सारे नाम है इसके, है होता है वो स्टीम बाथ में, वो 10 मिनट लेंगे। जब स्टीम बाथ लेंगे ह्यूमिड हॉट एयर का बॉडी में पड़ेगा। ह्यूमिड हॉट एयर याद रखिए आपकी इम्यूनिटी को इमीडिएटली ट्रिगर करता है। हॉट हीट आपके इम्यूनिटी को एकदम से तेज कर देगा, राइट? तो एकदम से इम्यूनिटी तेज होगी तो एंटीबॉडी भी वो तेजी से बनाएगी, राइट? तो ये जो है ये बड़ा ही आसान तरीका है, और ये आसान तरीका कोई नुस्खा नहीं है, ये मेडिकल जर्नल में है, पूरे दुनिया यूज करती थी, 1866 की रिपोर्ट है। लेकिन जब वैक्सीन का काम खेल चालू हुआ तब इस तरह का जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑथेंटिकेटेड जो मेथड्स थे उसको लिटरेचर से हटा दिया गया, दबा दिया गया। वो तो हमारा काम है R&D करना, रिसर्च करना, तो कहने से भूल जाते हैं, लेकिन ये हम अपने हॉस्पिटल में कराते हैं। इसका एक वर्जन हॉट ड्रिंक मशीन, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा किस तरह से हम हॉट ड्रिंक मशीन अपने हॉस्पिटल में कराते हैं, वो भी मैं आगे आपको जिक्र करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक बार अगर कंक्लूड करता हूँ इसमें, तो एक बात याद रखिए, कभी अगर कोई कुत्ता काटता है और उसमें वायरस होता है रेबीज वाला, तो अपनी बॉडी में जा सकता है, लेकिन हमारी बॉडी सक्षम होती है रेबीज वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने के लिए। जिनको ऐसा लगता है कि नहीं बॉडी सक्षम नहीं होती, तो ये इसके अंदर ये मेरे स्क्रीन में रिसर्च पेपर दिया है, जिससे क्लियर हो जाएगा कि दुनिया में आज भी ऐसे जगह है जहाँ पे सड़कें भी नहीं पहुंची है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंची है, जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, जैसे अमेज़न की जंगलें होती हैं, जहाँ पे तो वहाँ जाहिर सी बात है इंजेक्शन भी नहीं पहुंचा होगा, लेकिन वहाँ पे भी कुत्ते तो हैं और काटते भी होंगे। और ये देखा गया है वहाँ पे जब रिसर्च किया गया कि लोग उसके बाद मरते नहीं हैं और उनके बॉडी में रेबीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी पाया गया, जिससे ये क्लियर होता है कि हाँ रेबीज की वायरस बॉडी में गया होगा, तभी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया होगा और आदमी को जिंदा है। तो वो रिसर्च पेपर मैंने इसमें डाला है। तो यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ इस एक भाग को कि ऐसा नहीं कि रेबीज के काटने के आने से बॉडी में कोई खतरा नहीं, खतरा है, इंसान मरते नहीं है, लेकिन मरना जरूरी नहीं है, और ठीक होने का रास्ता ये नहीं है वैक्सीन। और ठीक कैसे होंगे मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, एविडेंस है। तो यहाँ पहला इस हमारे इस कॉन्फ्रेंस का जो पहला जो सीख है वो ये कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे हो सकता है। फिर चाहे वो कुत्ते की काटने की बात करें
या फिर हम बॉडी के अलग अलग तरह के इनिशियल प्रॉब्लम की बात करें। मान लो किसी को बैक एक हो गया, किसी को घुटने में दर्द है, तो ये ऑलमोस्ट हर दिन की उनकी दिक्कतें आती हैं। तो अब हम ड्रग डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन अपने घर के सामान से ही आप इन सब का सोल्यूशन पा सकते हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं एक इंटरेस्टिंग मेथड की, इसका नाम मैंने दिया है पेन फ्रीडम मशीन। अपने लिए घर के सामान से कैसे पेन फ्रीडम मशीन बना लें। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जब आपको सीवियर पेन है, मान लो अगर मैं लेता हूँ कि घुटने में पेन है, बैक में पेन है, चेस्ट में पेन है, ऐसी जगह पेन होती है, और आपको कोई परफॉर्मेंस करना है, आपको डांस करना है, आपको आपका कोई कार्यक्रम है, तो तब क्या करेंगे आप? नॉर्मली तब पेन किलर लोग ले लेते हैं, पर वो खतरनाक होता है, आपको पता ही है, उससे पेन किलर से कैंसर भी हो सकता है, हो भी जाता है। तो आपको बनाने लगी घर की के सामान से पेन मशीन। तो चलो बनाते हैं पेन मशीन, बड़ा सिंपल है। फिर मैं बता रहा हूँ, ये कोई मेरा आविष्कार नहीं, मैंने सिर्फ नामकरण किया है। ये सारा कुछ रिसर्च पेपर के आधार पे है, और हम अपने हॉस्पिटल में भी अपने पेशेंट में यूज करते हैं। हमें लगा कि ये आपके लिए काम कर सकता है, और वो भी फ्री में घर पे रहते हुए, और उसके रिसर्च पेपर भी मैंने इसी में डाल दिए, इसी क्रम में डाल दिए जिस क्रम में मेरा लेक्चर आगे बढ़ता है। तो खैर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेन मशीन की। तो आप सबके घर में ये हेयर ड्रायर तो है ही, और जहां भी आपको पेन हो तो एक प्रिंसिपल याद रखिए, हीट से पेन कम होता है। हीट अगर वहां पहुंचा देंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो पेन कम हो जाता है। मान लो चेस्ट में पेन है, तो मुझे क्या करना होगा, ये ऑन कर दिया, और चेस्ट में पेन है, आपने गर्मी अभी तो सीधे करा हुआ है, सीधे कपड़े उतार के 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ये क्या है, सबके घर पे है, अगर आपके पास रहता है हेयर ड्रायर, जब आपने किया 5 मिनट के लगातार, तो चेस्ट का पेन रिलीज हो जाएगा या रिलीज हो जाता है। तो ये सारा दर्द है, जिसके अंदर ये सारा गर्मी में दर्द है। अब मान लीजिए आपके घुटने में दर्द है, तो घुटने में भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पीठ में दर्द है, तो भी कर सकते हैं। 5 मिनट लगेंगे, घर पे ही है, एक दिन करके देखिए, आराम लग रहा तो आगे से भी कीजिए, करेक्ट। अब मान लीजिए आपका एक भाषण है आने वाले दिनों में, और अचानक आपको कफन कोल्ड हो जाता है, क्या करेंगे भाषण में? कम से कम आप ये सोचते हैं कि यार इस भाषण में ठीक से देखूं, उसके बाद कब से मैं रेडी हूँ। तो इमीडिएट लीव के लिए इस एरिया में अगर हीट दें तो आपको लीव मिल जाएगा। तो हीट देने का तो तरीका यही है कि इसको थोड़ा दूर रखो, और 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, और इसके बाद इतना हीट मिल जाएगा कि एटलीस्ट आप अगला कार्यक्रम 1-2 घंटे के आराम से निकाल पाएं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बड़ी अच्छी तरह से हीट हो जाए, तो आपको मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, आपको मॉइस्ट हीट देना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा और जुगाड़ कर सकते हैं, जुगाड़ ऐसे कर सकते हैं, इसको, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, स्टीमर थोड़ा सा, और इसके अंदर पानी है, और ये नीम का तेल है। जब इफेक्टिवनेस बढ़ानी है कि मुझे जल्दी ठीक होना है, तो नीम के 2 चम्मच, करीब 10 ml आप देख सकते हैं, अगर दिख रहा है तो नीम का तेल है और पानी है। और अब एक तो ये कि अब हम ऐसे कर लेते हैं, तो ऐसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी और ठीक हो, तो इसमें हमने ये ड्रायर का भी सहारा ले लिया, ऐसे तो किया, और ड्रायर से भी दोनों को ले लिया। ये तो काम कोशिश करेंगे आप, जब ये करेंगे आप, तो इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, 5 मिनट। तो ये आपका फ्रीडम मशीन टेक्निक है। इसमें नीम ऑयल का बड़ा उपयोग है, ये बहुत ही मिरेकलस है, और इसमें रिजल्ट बहुत ही ज्यादा तेजी से आते हैं। मान लो घुटने में दर्द है, लेकिन आप और जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो पहले नीम तेल का 5 मिनट से मालिश करेंगे जहां भी पेन है,
मालिश करने के बाद फिर ड्राई हीट देंगे तो 10 मिनट हो गया। पीठ में पेन है तब भी नीम ऑयल का यूज करेंगे और सर घुटने और फिर ड्राई हीट का यूज करेंगे। चेस्ट में पेन है तब भी नीम ऑयल का यूज करेंगे और फिर ड्राई हीट। नीम ऑयल कहाँ मिलेगा? कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी दुकान में मिल जाएगा, लेकिन अलग अलग कंपनियां बनाती है, बहुत महंगा होता नहीं है। तो आप ये जो सेटअप मैंने आपको दिखाया, इसमें लगभग नीम ऑयल 100-150 रुपए का है, ये खरीदी नहीं से, और ये भी आपकी सरकार ने तो आपके लिए आपने देखा कि और ये सारा एविडेंस बेस्ड है, ये कोई मेरा बताया टेक्निक नहीं है, एविडेंस बेस्ड है। तो खैर ये हुई एक बात कि छोटे मोटे पेन कफ में हम कैसे टेम्परेरी बेसिस पे आराम पाएं। अब बीमारी को थोड़ा बढ़ाते जाते हैं कि अगर बीमारी और ज्यादा भयंकर हो जाए तब हम घर पे क्या करें, उसकी छोटी सी ट्रेनिंग मैं आपको देने वाला हूं। तो उसके लिए हम इस मॉडल की तरफ चलते हैं। मॉडलिंग के माध्यम से फायदा ये होता है कि आपको समझने में आसानी मिलती है। तो अब आपकी जिंदगी किस तरह से समझाने के लिए मॉडल है। मान लीजिए आपकी बीमारियों के 3 मुख्य स्टेज हैं, 3 स्टेजेस ऑफ डिजीज। तो उसमें हम बात कर रहे हैं स्टेज 1 की। इसको हम समझेगा बीच में उधर आप देखिएगा। बीमारियों के 3 मुख्य स्टेज हैं। पहला स्टेज बीमारी का, ये बीमारी का पहला स्टेज है जिसमें डायबिटीज है, बीपी हो गया था, जो नया हो गया बीपी, नया डायबिटीज या मोटापन, या फिर स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आती, इंसोम्निया, या पूरे दिन टायर्डनेस लगता रहता है, या बॉडी में थोड़ा बहुत दर्द करता रहता है, या कॉन्स्टिपेशन होता रहता है, या इंडाइजेशन होता है, या एसिडिटी होती है, या वो अकेला ही करता है, खाने की इच्छा नहीं करती है। तो ये सारे साधारण इनिशियल बीमारी है। जो बीमारी का इंट्रोडक्शन आपसे हुआ है 20-25 साल में, 30 साल में, उससे पहले बीमारी का नाम होने नहीं था। तो आपको इस तरह के अगर कुछ होता है, फोर्थ स्टेज ऑफ डिजीज, फोर्थ स्टेज ऑफ डिजीज जब होता है तो क्या करते हैं? पहला आप जब रोज ही देखते हैं रोज ही देखते हैं नींद नहीं आ रही, रोज ही देखते हैं कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एक दिन आप तय करते हैं कि भाई मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर क्या बोलेगा? राइट, बीमारी हुई, डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर बोलेगा डायग्नोसिस लेके आओ, ब्लड शुगर चेक कराओ, ब्लड प्रेशर चेक कराओ, ब्लड रिपोर्ट लेके आओ, खून चेक कराओ, ऐसे कुछ और रिपोर्ट लेके आओ। रिपोर्ट आप डॉक्टर देखेगा और आप क्या करेगा? वो आपको ड्रग्स दवाई दे देगा, डायग्नोसिस फिर दवाई। अब ये दवाई खाते रहेंगे। क्या ये दवाई खाने से, मेरा क्लियर सवाल, ये बीमारी ठीक हो जाएगी? जो बीमारियों के नाम लिए, क्या डायबिटीज ठीक हो जाएगा, बीपी ठीक हो जाएगा, मोटापन जो था वो खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, नींद नहीं आने की जो दिक्कत थी वो ठीक हो जाएगा, बॉडी का पेन ठीक हो जाएगा, थकान जो आती रहती थी ठीक हो जाएगा? एक भी चीज ठीक नहीं होगी, ये बीमारी अपनी जगह पे ही रहेगी। ये बीमारी आप दवाई खा रहे हैं और तब ये बीमारी अपनी जगह पे। जब ये दवाई फिर भी आप लेते रहेंगे, आपको डॉक्टर ने बोला इस उम्मीद से कि कभी ना कभी बीमारी ठीक हो जाएगी, होगा क्या? 1 साल, 2 साल, 3 साल में ये बीमारी अपनी जगह पे है। अब आप सेकेंड स्टेज ऑफ पेशेंट बन जाएंगे, सेकेंड स्टेज ऑफ डिजीज, यानी कि ये बीमारी अपनी जगह पे रही है, अब आप सेकेंड स्टेज में पहुंच गए। सेकेंड स्टेज क्या होता है कि पहले तो दवाई से प्रेशर नॉर्मल रहता था, इंसुलिन पे पहुंच गए। पहले तो चलो भाई यूं ही मैं सो जाता था, नींद आती नहीं थी, या आती थी, या थोड़ा सा मुंह खुलता था, लेकिन आपको सी पर पाई पर मशीन का सहारा लेना पड़ता है। अब अगला स्टेज क्या आ गया? अब आंखों में कैटरेक्ट आ गया। अब क्या आ गया? चेस्ट पेन होता है जो आप करते हैं। अब क्या आ गया? लीवर थोड़ा ठीक से काम नहीं करता, यूरिन डार्क यूरिन आता है। अब क्या होगा कि चलते फिरते पैरों में सूजन दिखाई देने लगती है। अब क्या होगा? साथ में सेकंड स्टेज में वेरिकोस वेन्स भी आ गया। तो इस तरह से स्टूल में ब्लीडिंग आने लगी, तो यानी कि और थकावट जो पहले थी वो और बढ़ गई, पेन और बढ़ गया। तो आप सेकेंड स्टेज ऑफ डिजीज में आ गए।
दवाई वही चल रही है, लेकिन अब क्या करेंगे आप? अरे वही करेंगे ना जो पहले किया था, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, सीधा डॉक्टर के पास पहुंचे। अच्छा डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर बोलेगा डायग्नोसिस करना पड़ेगा। डॉक्टर फिर लिस्ट बनाएगा डायग्नोसिस की कि भाई आप ऐसे करो, एलएफटी करा दो, केएफटी करा दो, इस तरह की में एक्सरे कर लो, अल्ट्रासाउंड कर लो, ऐसे डॉक्टर टेस्ट कर लो, ईसीजी कर लो, ऐसे खूब सारे डायग्नोसिस बताएगा। आपने डॉक्टर के कहने पे डायग्नोसिस कर लिया, अब क्या होगा? वो डायग्नोसिस के बेसिस पे डॉक्टर और दवाई बढ़ा देगा, तो आप और दवाई लेके आ गए घर वापस, इस उम्मीद से ये जो बीमारी थी अब ये तो ठीक हो ही जाएगा कम से कम। अब ये बीमारी ठीक होगी क्या? क्या आपको लगता है इंसुलिन छूट जाएगी? किसी की छूटी है क्या? आपको लगता है सीपर दवाई पर मशीन की डिपेंडेंसी छूट जाएगी? किसी की छूटी है क्या? आपको लगता है कि भाई वो जो पैरों की सूजन चली जाएगी आप इस दवाई से? क्या आपको लगता है उसका स्कूल में ब्लीडिंग खत्म हो जाएगा आप इस दवाई से? क्या आपको लगता है उसका चेस्ट पेन खत्म हो जाएगा ये पूरी डायग्नोसिस के बेसिस पे इंटरवेंशन से? ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बताया दवाई आप दे रहे हैं, इसमें से ये बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन ये वाली छोटी बीमारी बड़ी बीमारी बन जाएगी, खाते रहेंगे 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी अब थर्ड स्टेज में पहुंची, यानी कि सीवियर स्टेज में पहुंची। सीवियर स्टेज क्या होता है कि अब आंखों में ग्लूकोमा हो गया, अब अचानक कभी सीजर करने लगे, पेंट होने लगे, ये है थर्ड स्टेज। चक्कर आने लगे, ये है थर्ड स्टेज। एक्सट्रीम कमजोरी आ गई, अब डायलिसिस डिपेंडेंट हो गए, व्हील चेयर पे आ गए, पैरालिसिस हो गया, तो ये थर्ड स्टेज। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ने लगी, ये थर्ड स्टेज। इतना कमजोर हो गए कि उठ ही नहीं पाते, ये फाइनल स्टेज थर्ड स्टेज। तो इस तरह से बीमारियां और बढ़ गई, दवाइयां बढ़ गई, बीमारियां बढ़ गई। तो इतनी बीमार पड़ गए तो अब क्या करेंगे? अरे भाई वही करेंगे ना जो पहले किया था, डॉक्टर वाला जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा? अरे वही करेगा जो पहले किया था, डायग्नोसिस लिख देगा, और डायग्नोसिस लिखने के बाद क्या होगा? अरे वही होगा ना डायग्नोसिस की बेसिस जो पहले हुआ था, और खूब सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। वो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी डॉक्टर बढ़ा देगा, कीमोथेरेपी रेस कर देगा, 2-4 बायोप्सी और कर देगा, तो यही चलेगा। तो जब ये चलेगा और ये चलता रहेगा, क्या ये बीमारी ठीक होगी जो समय से पहले? क्या किसी की ठीक हुई आज तक? नहीं होगी। अब क्या होगा कि इन सारे चक्रों से आप पूरी तरह आजाद होने वाले हैं, क्योंकि अब सीधे आप हॉस्पिटल के अंदर ही भर्ती होने वाले हैं। मतलब हालत ये है ही नहीं कि घर पे खुश हो जाए, अब ये उम्मीद से कि अब ये इंसान जो है ना बच जाएगा तो हॉस्पिटल के अंदर ही आ जाए, यानी कि बीमारी, डायग्नोसिस एंड डिजीज आपके इर्द गिर्द ही आ गया, राइट, क्लोज आ गया। क्या आपको लगता है यहाँ पे वो ठीक हो सकता है? आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक भी ऐसा पेशेंट आप देखो, एक भी ऐसा पेशेंट एलोपैथी में जो गया था वो किसी भी एक साइकिल से बाहर निकल के आ गया, फर्स्ट स्टेज से बाहर निकला हो, सेकंड स्टेज से बाहर निकला हो, थर्ड स्टेज से बाहर निकला हो, ये तभी बाहर निकल सकता है वो पेशेंट। मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका सारा माल या उसकी जान खत्म हो जाए, तब तक वो ट्रैप में रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ हॉस्पिटल ट्रैप। लेकिन जो आज ये हमारी नई किताब है, अब चूहादानी आप देख ही रहे हैं। चूहादानी में एक चूहा जो जाता है अंदर तो देखता है कि मेरे लिए कुछ खाने का कुछ है, उसे क्या लगता है? उसे लगता है कि कोई भले इंसान ने मेरे खाने को बंदोबस्त किया, ये सोचने लगा ना वो, राइट, कि भाई कुछ खाना मिल जाएगा, अंदर जाता है, खाना मिल भी जाता है, वो खाने लगता है, राइट। लेकिन जो खाना अंदर खत्म हो जाता है, ध्यान हो जाता है, तब वो देखता है कि मैं तो बंदर बन गया, तो ट्रैप हो गया, राइट। वो खाना जो था वो चूहे के खाने के पर्पस से नहीं था, लेकिन चूहे को पकड़ने के पर्पस से। तो जो डॉक्टर आपको डायग्नोसिस बोलते हैं वो डायग्नोसिस को ठीक करने के पर्पस से नहीं है, इस ट्रैप को फंसाने के पर्पस से। मुझे पता है कि इस वक्त आपके दिमाग में चल रहा होगा, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि भाई ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है, पहले कई लोग हालत भी हुए बोल रहे हैं तो डॉक्टर है और मुझे, लेकिन सत्य यही है। अगर आपको विश्वास नहीं आए तो फिर इसका एग्जाम मैंने कर दिया, वो एग्जाम ये कि ये किताब में जो 30-31 में मैं रिलीज करूंगा, इस किताब में एक उदाहरण पूरे एविडेंस के साथ इसमें होगा, जिससे ये साबित हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ यही सत्य है कि हॉस्पिटल ट्रैप, डायग्नोसिस, ड्रग्स, डिजीज, फिर डायग्नोसिस, फिर ड्रग्स, फिर डिजीज, और ये साइकिल करते करते एक दिन आएगा जब आपको सारा माल खत्म हो गया या आपकी जान निकलेगी।
तो अब आपका सवाल होगा करें क्या, हाउ टू गेट रिड ऑफ द ट्रैप, इस ट्रैप से बाहर कैसे आए, ये आपका एक और सवाल होगा। तो जो भी मुख्य मुद्दा ये आता कि इस ट्रैप से कैसे बाहर आए, इसी पे हम बात करने वाले हैं, हाउ टू कम आउट ऑफ द ट्रैप। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस ट्रेनिंग का, इस ट्रेनिंग को जो आपको घर पे काम आएगा, राइट। तो दोबारा से हम इसको ठीक से कर देते हैं। अगर आप स्टेज 1 का पेशेंट है, स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में है या स्टेज 3 में है, या फिर हॉस्पिटल के अंदर ही क्यों ना है, किसी भी स्टेज में ये पॉसिबल है इस ट्रैप से पूरी तरह से बाहर निकलने का। हमारे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं, हमारे पूरे देश में 500 से अधिक डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट द रेट होम है देश विदेश में, तो वहाँ के पेशेंट्स ट्रैप से बाहर निकलते हैं। अधिकतर पेशेंट तभी आते हैं जब वो थर्ड स्टेज में होते हैं या हॉस्पिटल में पहुंचे होते हैं, उसके बावजूद भी वो आराम से इससे बाहर निकल पाते हैं। तो क्या कैसे निकलते हैं, जरूरी नहीं कि आपको मेरे पास आना है, मेरे हॉस्पिटल जाना है, मेरे डॉक्टर के क्लिनिक एट द रेट होम में जाना है, लेकिन यही मेथड आप सीखिए, अभी मैं अभी सिखाने वाला हूँ, आप घर पे कीजिए और आप आसानी से इस ट्रैप से बच सकते हैं। इसी